को एक ही बात बोलो कि आई विल अचीव एंड आई विल आई कैन। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। शीशे में अपना चेहरा जो देखा तो डर गया, जीने के लिए इतना मैं कैसे मर गया। कि जब सारा जीवन बीत गया तब जीने के दिन आए, और जब खाली हो गए मैं खाने तब पीने के दिन आए। कवि वो होता है जो स्वयं के लिए लिखता है, गीतकार वो होता है जो हमेशा दूसरों के लिए लिखता है। तो पहला ब्रेक कब मिला आपको? गोरी परेशान है, काली परेशान है, हर घर वाले से घरवाली परेशान है। किशोरदा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन तमाम, और चौथी पीढ़ी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। 5 गाने आप ऐसे बताइए जो आपको लगता हो मतलब जो सबसे ज्यादा आपके। न समाज में वो रह गया है, न तो रिश्तों में रह गया है, न भाषा में रह गया है, न सियासत में रह गया है। उनका जीवन तो यही है ना, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। वो यही लिखेंगे। मैं दुनिया में कुछ भी बन सकता हूँ, मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ा गंगा किनारे वाला। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। इस बार हम एक ऐसी हस्ती को लेके आए हैं, ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जिनके नाम से आप सब बखूबी परिचित हैं लंबे समय से, और वो गीत की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गीतकार, जाने माने मशहूर गीतकार समीर अंजान साहब से। समीर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा अच्छा लगा कि जब आपका बुलावा आया तो हरीश जी ने जब मुझसे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आपको सुना बहुत इस बीच। कोई भी आदमी हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि सीए हो, संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे सब जुड़ना चाहते हैं, और सब उसको कहीं ना कहीं उनके दिल में संगीत होता है, और अगर नहीं है तो फिर वो दिल पर ही नहीं है, वो पत्थर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो संगीत तो एक तरह से आत्मा है हमारी संस्कृति की। ये बनारस के शीतला पांडे जो है, समीर अंजान कैसे बने? बड़ी दिलचस्प कहानी विनोद जी। क्या हुआ, जब मैंने कविताएं लिखने शुरू की तो अब असली नाम मेरा वही था, स्कूल में नाम वही था, कॉलेज में नाम वही था, तो फिर मुझे लगा भाई उसी नाम से कविता लिखनी चाहिए। तो जब पहली कविता छपी, एक बड़ा मशहूर पेपर हुआ करता था बनारस में, जयदेश, जी। उसके एडिटर और उनके सारे बड़े बड़े अच्छे दोस्तों में से थे, पिताजी के भी बड़े अच्छे दोस्तों में से थे। तो वो जयदेश जो था वो उनके जो बिल्डिंग थी उसकी दीवार पे चिपकाया जाता था, तो लोग जाके वहाँ उसको पढ़ते थे जो फ्री में पढ़ना चाहते। और हम लोग, इंटरनेट तो था नहीं, कुछ नहीं था, तो हम भी कभी कभी शाम को, और जब ये खबर रहती थी कि शायद आज वाले में मेरी कविता छपने वाली है, तो 10 मिनट पहले ही पहुँच जाते थे कि जैसे ही छपे देखें तो सही। तो खैर छप गई कविता, और जितने मेरे यार दोस्त थे उनका रिएक्शन बड़ा ख़राब आया। यार ये बड़ा गंदा नाम लगता है, ऐसा लगता है किसी क्लर्क या किसी टीचर का नाम है शीतला पांडे, ये किसी शायर का नाम नहीं लगता, या किसी मंदिर के पुजारी का नाम। हाँ, मंदिर के पुजारी का लगता है। तो मैंने बोला यार अब ये क्या करूँ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं भाई कि ये भी उलझन आती है शेर व शायरी करने में। खैर फिर मैंने, मेरा घर का पेट नेम राजन था, तो मैंने फिर तीसरी कविता राजन के नाम से लिखी, उस पर भी रिएक्शन नहीं आया। फिर बहुत सोचता रहा, मैंने कहा कौन सा नाम ढूंढूं, कौन सा नाम। तो उस वक्त के एक बड़े मशहूर नावलिस्ट थे, समीर नाम था उनका, तो उनका एक नावल पढ़ रहा था, पूरे नावल पे एक नीचे केवल ये वर्ड लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो बहुत सिंपल सा नाम है, छोटा नाम है, और उसका नावल उसमें चलते थे, बहुत मैंने भी पढ़े हैं, गुलशन नंदा, समीर, ये लोग, ये प्रेम बाजपेयी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये नाम अच्छा लग रहा है, इसका मतलब भी बहुत अच्छा है, समीर का मतलब हवा। तो मैंने बोला अब इसको देखते हैं एक बार। उससे जब कविता आई तो लोगों का बड़ा अच्छा रिएक्शन आया कि हाँ यार ये बड़ा महकता हुआ नाम लग रहा है, इसको तुम रख लो। बस वहाँ से नाम। और अंजान जो कि आपकी विरासत का था जी, हाँ, उनका भी ओरिजिनल नाम लालजी पांडे था, लेकिन उन्होंने अंजान रखा जी। और वो आपका एक तरह से कविता और गीत आपको विरासत में, जी बिल्कुल, मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम रहा है विनोद जी, तो जुड़ गया। तो मुझे लगता है समीर अंजान आपको काफी लकी साबित हुआ। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको प्रसिद्धि इसी नाम से नाम से मिली। क्या बॉम्बे में समीर में एक खास बात और भी है, चूंकि बनारस के हैं और गंगा जमनी संस्कृति जो है, तो समीर कुछ दोनों को जोड़ता है। बिल्कुल 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 करेक्ट पकड़ा आपने, वो दोनों में कहीं ना कहीं वो नाम कॉमन लगता है। मुंबई कैसे पहुंचे आप? मुंबई पहुंचने की बड़ी अजीब दास्तान है, वही सब तो जानना चाहिए विनोद जी। क्या है
पिताजी ने बड़ा लंबा संघर्ष किया था, कुछ 17 साल के संघर्ष के बाद उनको सफलता मिली थी। तो उनका शुरुआती दौर में उनकी कोशिश थी कि मैं कुछ भी करूं, गीतकार बनने की कोशिश ना करूं, क्योंकि उनको लगा कि शायद मेरी ब्लड की वजह से या मेरा कोई जर्म्स इसमें ऐसा हो कि जिसकी वजह से इसको शायरी की तरफ बेंट न होने लगे। तो पहले से हिदायत दे के रखे थे कि जीवन में कुछ करना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। उन्होंने जो झेला था हाँ, वो जो झेला था तो वो नहीं चाह रहे थे कि उस आग में मैं जलूं। खैर मैं भी, और इसीलिए उन्होंने मुझे आर्ट साइज में नहीं पढ़ने दिया, कॉमर्स में डलवा दिया ताकि अकाउंटेंसी करे, कुछ नौकरी होगी, नौकरी। आर्ट से इसका रिश्ता ही तोड़ दो, क्योंकि आर्ट में जाएगा, हिंदी पढ़ेगा, कविताएं पढ़ेगा, तो साहित्य पढ़ेगा तो फिर उसका झुकाव होगा। खैर मैं वही किया और मैंने एमकॉम किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद संजोग से मेरी सेंट्रल बैंक में नौकरी भी लग गई। मगर उसके पीछे जो मेरा शौक़ था वो परवान चढ़ रहा था। मैं मुशायरों में जाने लगा, मेरे सारे दोस्त कवि थे, शायर थे, उनके साथ गोष्ठियाँ होने लगी, नशिस्त होने लगी। तो कुछ जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि नहीं यार, बैंक की नौकरी मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन काम करने के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया, जबकि उस वक्त बैंक की नौकरी मिलना 80s में ऐसा लगे कि आप ICS PCS हो गए हैं, ये दर्जा था। अरे शादी ब्याह में लोग कहते थे भाई लड़का बैंक में नौकरी कर, तो ये पूछते भी नहीं थे बैंक में अफसर है, और वो भी गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक ही थी, प्राइवेट बैंक नहीं था। मगर मैंने एक चीज़ मेरी समझ में अब आया है कि जब आप बड़े सपने देखते हो ना, तो आप में बड़े फैसले लेने की ज़रूरत होनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सके ना, तो समझ लीजिए कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक मैडनेस थी, एक पागलपन था। घर वाले बहुत नाराज़ हुए, बल्कि माँ रोने लगी, सब रोने लगे कि बेटा नौकरी छोड़ रहे हो क्या। मगर मैंने बोला नहीं, अब मेरा दिल, और मैंने हमेशा दिल की सुनी है विनोद जी, मैंने कभी भी दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं। मैं निकल पड़ा, आ गया। मुझे याद है 5 अप्रैल को चला था और 6 अप्रैल को मैं मुंबई की सरजमीन पे पहुंच गया था। आ गया। शुरुआती दौर में मेरे काफ़ी रिलेटिव मुंबई में रहते थे, तो मेरे फूफा जी जो थे, मेरी जो सेकंड बुआ थी, उनके हस्बैंड टीचर थे, वो मुझे स्टेशन पे लेने आए बेचारे। उनके साथ गया। वो लोग बेचारे चाल में रहते थे क्योंकि वो टीचर थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई थी चाल। खैर मैं वहाँ रहा कुछ दिन, और अभी एक तकरीबन 6 महीने गुजर गए। 6 महीने में मैं संघर्ष की चरम सीमा से गुजर रहा था। सुबह निकल जाता था, तो मैंने सोचा कि यार जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, कॉमर्स पढ़ा था, तो मैंने भवंस कॉलेज के 2 लड़कों का ट्यूशन ले लिया। वहाँ एक टीचर थे, वो कवि भी थे, नामोर नाम था। वो मशहूर नामोर सिंह नहीं, वो उनका नाम भी नामोर सिंह ही था, मगर वो स्कूल में टीचर थे। उनकी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मुझे अभी याद आ गई, देखिए आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप संजीदा आदमी हैं, और हम लोग जिस उम्र में हैं ना, हम लोगों के ऊपर वो गज़ल ऐसी लागू होती है ना। वो कहते हैं कि शीशे में, मतलब आईने में, शीशे में अपना चेहरा जो देखा तो डर गया। शीशे में अपना चेहरा जो देखा तो डर गया, जीने के लिए इतना मैं कैसे मर गया। क्या बात है। मैं सोच रहा था कि साला मैं जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच तो ये है मैं हर दिन मर रहा हूँ यार। और वो गज़ल ऐसी मेरे दिल पे ऐसी लगी मेरे दिल को, मैंने बोला अंकल आपने तो कमाल लिखा है, बहुत शानदार। तो अब इसी पे एक 2 लाइन का मैं भी सुना दूं प्लीज। इरशाद की 2 लाइनें हैं जो कानपुर के कन्हैयालाल वाजपेयी हुआ करते थे, उनकी कविता है जो नंदन जी ने सुनाते थे। वो कहते थे, जब सारा जीवन बीत गया, जब सारा जीवन बीत गया संबंधों को ढोते ढोते, तब जाकर ये पता चला सोने के हिरन नहीं होते। अब देखिए इसी पे मेरी एक कविता बड़ी खुश हो गई कि जब सारा जीवन बीत गया तब जीने के दिन आए, और जब खाली हो गए मैं खाने तब पीने के दिन आए। तो जीवन में ये सब बातें बहुत दिल को लगती हैं। तो बेचारे उन्होंने वो ट्यूशन दिलवा दिया। फिर उस ज़माने में आपके ही नाम के
एक एडिटर थे और एक मैगजीन आया करती थी, आपको पता होगा, माधुरी, हाँ हाँ, विनोद तिवारी। जी जी। तो विनोद तिवारी पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे। जब उनको पता चला कि मैं तो टाइम्स इंडिया ग्रुप की हाँ, मैगजीन टाइम्स थी। ऑफ इंडिया कि ये, मैंने भी संयोग से अपना जर्नलिज्म वहीं से शुरू किया, ओहो, क्या उसी बात। समूह से। तो उनको जब पता चला कि मैं, तो पहले तो उनको बड़ा झटका लगा कि यार तुम अनजान के बेटे हो और तुम मैंने बताया नहीं था जर्नलिज्म में हो। तो मैंने उनको बताया कि अच्छा, अनजान साहब बम्बई नहीं रहे कभी, वो बनारस ही रहे। नहीं, वहीं रहे ना, बॉम्बे में ही रहे ना। बम्बई में? अच्छा। दादाजी मेरे बनारस में थे जो सेंट्रल बैंक में नौकरी करते थे। खैर, जब उनको लगा, उन्होंने पूरी कहानी सुनी कि मैं क्यों आया हूँ और पिताजी के साथ क्यों नहीं गया, क्यों नहीं रहता अच्छा, हूँ। आप तो उनके साथ थे? हाँ, तब फूफा जी के साथ फूफा जी था। के साथ। तब उन्होंने कहा कि देखो समीर, मैं एक वादा करता हूँ कि तुम्हारे 2 इंटरव्यू में हर माधुरी में जब छपेगी 15 दिन के बाद तो छाप दूंगा। मैं तुमको कुछ आर्टिस्टों का नाम दूंगा, तुमको यही करना होगा, उनके नंबर भी दे दूंगा, उनसे संबंध स्थापित करो और उनके इंटरव्यू करो। पहला इंटरव्यू मैंने किया था शक्ति कपूर का। अच्छा। अब ये मेरे 2 इंटरव्यू छपने लगे और ये 2 ट्यूशन्स मेरे चलने लगे, तो मेरे जीविकोपार्जन का खेल शुरू हो गया। और बीच में मैं बनारस में भी था, तब भी जर्नलिज्म करता। तो आज तक, आज अखबार जो था बहुत मशहूर था, मशहूर अखबार था। तो आज में मैं आर्टिकल वहाँ था तब भी लिखता था और यहाँ से भी लिखने लगा। तो वहाँ भी 10 रुपए का मनी आर्डर, कभी 20 रुपए का मनी आर्डर आ जाए। तो ऐसे जीवन उस समय के 10 रुपए तो बड़ी, अरे बहुत बड़ी बात थी। तो जीवन चलने लगा। मगर 6 महीने के बाद जब ये संघर्ष करते करते मैं बहुत थक गया था, तो बनारस गया, कुछ बहुत अर्जेंट काम था। तो मेरी माँ ने मुझे देखा, तो मैं बड़े बुरे हाल में था। फुटपाथ के 10 रुपए की शर्ट पहन के मैं गया था। तो उसको लगा कि यार मेरा बच्चा कहीं लग रहा है कि बोल नहीं रहा है, बट संघर्ष बहुत खतरनाक संघर्ष कर रहा है और तकलीफ में है, दुख में है। तो माँ ने एक खत लिखा पिताजी को कि मेरा बेटा वहाँ पे है और ऐसा ऐसा है। तब उन्होंने कहा, भाई मेरा आपका बेटा मेरे सपने में नहीं आता, मुझे तो पता भी नहीं है, आपने कहा है तो अब मैं उसकी खोज खबर लेता हूँ। पिताजी ने कहा? पिताजी ने। तब उन्होंने रिश्तेदारों से पूछना पता शुरू किया, तब मालूम हुआ कि फूफा जी क्या हैं। तो उन्होंने बोला उसको बताइएगा मत आप, मगर उसको आप लेके आइए इस दिन इतने बजे यहाँ पे। खैर, वो एक दिन लेके बड़े बहाने से गए। तो मुझे लगा फूफा जी को कोई काम होगा, चला गया। जब वहाँ गया और देखा कि पिताजी सामने आ गए, तब जो है वहाँ 23 साल की उम्र में मैंने अपने पिता को 3 या 4 बार केवल देखा था। वो बहुत कम जाते थे क्योंकि यहाँ संघर्ष की आग में बेचारे जल रहे थे। तो मुझे लगता नहीं था कि मेरे पिता, मुझे लगे मेरा कोई रिश्तेदार है। वहाँ जब जाते भी थी तो मुझे यही लगता था। खैर, अब आमना सामना हो गया। अब एक तरफ मैं आक्रोश का एक सैलाब लिए जी रहा था और वो ऐसी थी। हाँ, और उनको लग गया कि कहीं इसमें एक आक्रोश है। वो पिता थे और बहुत ही फिलासफिकल पिता थे, बहुत ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से, बहुत तरीके से कुछ सवाल मुझसे पूछे और जब मैंने जवाब दिया तो उनको लगा कि नहीं, अब ये जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करो, कल से बोरिया बिस्तर उठाओ और आ जाओ मेरे पास। अब मुझे तुमको समझाना पड़ेगा कि जिस दुनिया से तुम आए हो, ये यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये स्वतः सुखा के लिए लिखना और फिल्म के लिए लिखना एकदम अलग चीज़ है। कवि वो होता है जो स्वयं के लिए लिखता है, गीतकार वो होता है जो हमेशा दूसरों के लिए लिखता है। ये फर्क है। हाँ, ये कहानी के लिए लिखता है, एक किरदार के लिए लिखता है। वो कभी वो नहीं लिखता जो लिखना चाहता है। एक डायरेक्टर की चॉइस होती है, एक कंपोजर की ट्यून होती है, एक कहानी होती है, उसमें कहानी की मांग होती है। हाँ, मांग होती है, एक किरदार होता है, ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा। अच्छा, तो फिर समझते 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 जब मैंने ट्रेनिंग ले लेके फिर एक मोड़ आया जहाँ उन्होंने बोला अब तुम आज़ाद हो, अब तुम जाओ, आसमान तुम्हारा है, उड़ान तुम्हारी है, भर लो जितना भर सकते हो। बट वहाँ से विनोद जी जंग शुरू हुई और फिर यहाँ तक का सफ़र हुआ। तो पहला ब्रेक कब मिला आपको? ये 1983 में एक बड़ी छोटी सी फिल्म थी, बेखबर नाम था। उषा खन्ना जी एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ जी, हाँ, उषा खन्ना जी, उनका संगीत था। पहला ब्रेक मुझे उन्होंने दिया था। तो गाना कौन सा था? गाना मुझे अभी भी याद है, अलका याग्निक भी नई नई आई थी और उनका वो गाना था कि, मेरा गाना था कि गोरी परेशान है, काली परेशान है, हर घर वाले से घरवाली परेशान है,
चौथी पीढ़ी के साथ मैं काम कर रहा हूँ मनोज जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, कल्याण जी, यहाँ से शुरू हुआ। फिर मेरी अपनी जनरेशन आई, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, अन्नू मल्लिक, ये लोग आए। फिर उसके बाद हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद और प्रीतम, ये लोग आए। अब जो है नए बच्चे मिथुन और सचिन जिगर और अमाल मलिक, ये लोग शुरू हुए। तो मैंने एक 45 साल, चौथी पीढ़ी, 4 दशक से मैं लड़ रहा हूँ और मैं अपने आप को बदलता रहा और इसीलिए इतने लंबे समय तक काम कर पाया। नहीं, आपने चूंकि हर पीढ़ी के हिसाब से गाने लिखे ना, वो चेंज किया, मैंने अपने आप को अपडेट किया ना। देखिए आप भी इतने साल से काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो पहले सोचते थे या लिखते थे, काफी कुछ बदलाव आ गया, समाज बदल गया, देश बदल गया और जनरेशन बदल, पीढ़ियाँ बदल गई, उनकी भाषा बदल गई। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ तालमेल बनानी पड़ती है, तभी प्रासंगिकता बनी रहती, तभी बनी रहती है। वरना तो फिर आप सेनाइल में चले जाओ, घर बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज करो बस। कभी खुशी का गम में भी आपका जी 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 कुछ कुछ होता है, मेरे गाने थे जी। आपको मतलब वैसे तो आपके सारे गाने बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन 5 गाने आप ऐसे बताइए जो आपको लगता हो मतलब जो सबसे ज्यादा आपके। अब देखिए मैंने एक नहीं कहा, 5 गाने, जो मैं आपको 5 फिल्में जरूर बता सकता हूँ, लोगों को चुनाव करने दीजिएगा। अच्छा, जैसे दिल हुई, आशिकी हुई, साजन हुई, राजा हिंदुस्तानी हुई, कुछ कुछ होता हुई, और बीच में वो दिल है कि मानता नहीं है। तो जब मैं गिनने लगता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं 8 तो गिनवा गया, अपने 5 ही गाने बोलते हैं, कौन सी छोड़ूं, कौन सी छोड़ूं। ये बात तो है। लेकिन ये बताइए, आप चूंकि इतना लंबा दौर आपका हो गया, एक क्या बदलाव आपने देखा फिल्मी गीतों में? देखिए होता क्या है ना विनोद जी, हर 20 साल 25 साल के बाद जब पीढ़ी जवान होती है, जब नई ब्रीड आती है ना, तो वो 2-3 चीज़ें लेके आते हैं। एक तो अपनी भाषा, एक अपना थॉट, उनकी सोच, जो जीवन उन्होंने जिया है, जो कॉलेज में पढ़ाई पढ़ी है, उनका जो परिवेश, उससे जो चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ होती है उनका अपना एक ग्रुप, उनके स्ट्रगल के टाइम पे उनके दोस्त बन जाते हैं। तो और केवल म्यूजिक डायरेक्टर या राइटर नहीं बदलते, सब बदल जाते हैं। डायरेक्टर पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, एक्टर काफ़ी नए आ जाते हैं। अब इनके साथ जब ये नए लोग आते हैं, तब ये पूरी इंडस्ट्री पे धीरे धीरे कब्जा कर लेते। पहले जो गाने होते थे जो दिल को छूते थे, और बरबस कहीं दूर रेडियो में बज रहा है तो आदमी गुनगुनाने लगता था। आज जो गाने हैं वो आप थोड़ी देर डीजे पे सुनिए, इस पे सुनिए, तो आप झूम नाच सकते हैं, लेकिन एवर लास्टिंग इफेक्ट नहीं है उनका। जैसे 60 के दशक के, 70 के दशक के, 80 के दशक के गाने हम सबको अभी भी याद है, उनके बोल याद है, लेकिन हमें 2020 की फिल्म का गाना अगर मुझसे कहा जाए तो शायद ही मैं बता पाऊँ। तो ये ऐसा क्या, जो एवर लास्टिंग गाने क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? देखिए विनोद जी, आप तो केवल एक पत्रकार नहीं हैं, आप एक क्रिटिक भी हैं। आप समाज को, देश को और सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो जो जवाब मैं दूंगा उसको आप बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे एटलीस्ट। देखिए, जो सवाल आपने मुझसे कहा कि वो ठहराव, वो शायरी वो क्यों नहीं है, मैं आपसे उसके एवज में एक सवाल करता हूँ कि आप वो ठहराव देख कहाँ रहे हैं? न समाज में वो रह गया है, न तो रिश्तों में रह गया है, न भाषा में रह गया है, न सियासत में रह गया है। तो जब वो ठहराव कहीं नहीं है तो सिनेमा क्या है? सिनेमा जो है समाज का आईना नहीं है, समाज सिनेमा का आईना है। कहानियाँ कहाँ से पैदा होती हैं? आसमान से थोड़ी आती हैं, हमारे आपके बीच से ही कहानियाँ पैदा होती हैं ना। हम अभी जो बच्चे आज बड़े होके आए हैं, जिस परिवेश से निकल के आए हैं, जिस संस्कार से निकल के आए हैं, तो वो वही लाएंगे। तो हम जब जिस दुनिया से आए थे उस ज़माने में इमोशंस का मतलब हुआ करता था, भावनाओं का मतलब था, अपना रिश्तों का मतलब था, मौसम का था, और लोगों के लिए दिलों में एक इज्जत होती थी। एक अब आप बता रहे हैं फूफा जी आपको लेने बता और रखा उन्होंने, तो अब ये सब चीज़ें इस दौर में नहीं हैं। तो जब नहीं हैं, तो जब वो बच्चे गाने लिखेंगे तब तो उनका जीवन तो यही है ना, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, वो यही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने यही जिया है। तो ये सब परिवर्तन का असर है। इसे ये इट्स लाइक अ जंक फूड। अभी आप खाए, मैगडी खाए, फेंक दो, ख़त्म करो, आगे चलो। चावल दाल नहीं हो सकता,
क्योंकि उनको चावल दाल का टेस्ट भूल गए हैं वो, उनको तो मैगडी चाहिए, पिज्जा चाहिए, वही चाहिए। उन्हें सावन का मतलब नहीं मालूम, कुछ नहीं मतलब भाई, सावन का नहीं, खलिहान का नहीं, खेत का मतलब मालूम नहीं, गांव क्या है नहीं मालूम है। तो अब तो घरों में आंगन भी नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है। तो अरे अब वो घर ही नहीं, कैसे लिखेगा कि कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में? हाँ भाई, तो आंगन ही नहीं है। चौबारे पे आई, उनको चौबारे का मतलब ही नहीं, चौबारा क्या होता है। तो सब, हाँ, अंगनाई क्या होती है, अमराई क्या होती है, बगीचा क्या होता है, गुल्ली डंडा क्या होता है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में उन चीज़ों को कभी महसूस ही नहीं किया। अरे आप, मैं जब अपने गांव जाता हूँ ना, तो कैलाश गौतम की वो कविता बड़ी याद आती है कि गांव गया था, गांव से भागा, पंडित को सैलून में देखा, नाई को पतलून में देखा। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ गया वो मेरा गांव, वो आम के पेड़ कहाँ गए, वो नीम का पेड़ कहाँ, वो पीपल का पेड़, महुआ का पेड़ कहाँ गया, वो सब चला, खत्म हो गया सब। तो सवाल वही है कि जब उन्होंने वो जीवन जिया ही नहीं। आज OTT पे क्या बिक रहा है? केवल दो चीज़, सेक्स और वायलेंस। हाँ, गाली, वही सेक्स और वायलेंस। तो अब उनकी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों से गुजर रही है, तो फिर वो दिखाएंगे भी वही। फिर पॉलिटिशियंस को इन्होंने विलन बनाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं आप हर वो किरदार में, कहानियों में वही बदलाव देखते हैं जो समाज में बदलाव होता है। तो ये जो चीज़ हमको आपको फिल्मों में दिख रही है, वो समाज से आई हुई चीज़ है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। अब समीर ने वो दुनिया देखी थी, समीर ने वो जीवन जिया था, समीर ने प्यार किया था, तब आशिकी साजन दीवाना लिखी थी। अब आज के बच्चे आई लव यू बोलते ही नहीं, उनका लव शुरू होता है, आती है क्या खंडाला। वो तो CCD से मोहब्बत शुरू होती है, वहीं ख़त्म हो जाती है, घर चलो आगे बढ़ो बात। ये सब मेलो ड्रामा मत करो, इमोशनल ड्रामा। उनको लगता है इमोशन मतलब मेलो ड्रामा, बेवकूफ़ी। लेकिन एक बात फिर भी समीर जी, आप मानेंगे इस बात को कि अभी भी इस दौर में भी अगर कोई लीक से हट के कोई फिल्म आ जाती है, जैसे इंटरफेल, 12वीं फेल कौन सी फिल्म थी अभी, कितनी चली, कितनी अच्छी फिल्म थी, कोई उसमें सेक्स वायलेंस नहीं था, एक बच्चे का स्ट्रगल था, है? तो वो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं जो थोड़ा सा लीक से। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे नदिया के पार एक फिल्म आई थी, आपको ये मालूम है, पूरी गांव के परिवेश की थी, जौनपुर की शूटिंग थी और कहानी थी, सचिन और साधना सिंह, और उसी का शहरी वर्जन थी हम आपके हैं कौन, और दोनों चली, खूब जम के चली। तो कहीं ना कहीं जो रचनात्मकता है, अगर वो रहे, जो हमारे यहाँ एक ये हो गया है कि जल्दी जल्दी सब काम करके फटाफट भेजो। पहले जो समय लगता था फिल्में बनाने में, गाने लिखने में, आप भी लिखते होंगे गाना तो सोच के आपको समय लगता होगा। अब वो फास्ट फूड वाला जो सिस्टम आ गया ना, कि अरे भाई 2 घंटे के अंदर लिख के दे दो, तो ये भी नुकसान कर रहा है ना इन चीज़ों। वही तो बोल रहा। देखिए, अच्छी चीज़ सदियों तक अच्छी रहेगी, किसी भी दौर में आप बनाओ। जब आप अच्छा बनाओगे ही नहीं तो अच्छा, और बनाओगे कैसे? बनाओगे तब जब आप उस अच्छाई से वाकिफ होंगे। और अभी देखिए लापता लेडी, आमिर खान के बीबी की जो लापता लेडी थी, देखिए आप पंचायत देखया जो टेलीविजन पे जो चल रहा। तो सवाल ये नहीं है कि लोग वो देखना नहीं चाहते, सवाल ये है कि बनाने वाले नहीं है वैसे ना। जब और जो काम जो भी होता है, चाहे वो एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, वो काम किस पे करता है? कहानी पे। तो कहानी अगर गलत होगी तो हर चीज गलत हो जाएगी। कहानी तो रीड है। हाँ, आज राइटरों का अकाल आया हुआ है। ओरिजिनल एक भी ऐसा राइटर नहीं है जो एक ऐसी कहानी लिखे, जैसे आपने नदिया के पार उसका नाम था कोहबर की शर्त, और कहानी थी कोहबर की शर्त, उस पर नदिया के पार बनी। अब उसी को उसने थोड़ा ब्रॉड कर दिया। जैसे एक बनी थी देवदास पहले, फिर जब देवदास संजय लीला ने बनाई तो उसको ग्लैमर दे दिया, हाँ, तो ग्रैंजर दे दिया। तो वही है कि अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी रहेगी। आजकल फिल्में नहीं बनती, प्रपोजल बनता है कि शाहरुख खान आमिर खान को ले लिया, बस प्रपोजल। अरे भाई, शाहरुख खान आमिर खान पिक्चर चलाएंगे, कहानी कहाँ है, म्यूजिक कहाँ है, वो डायरेक्टर कहाँ है? क्योंकि वही शाहरुख खान या वही अमिताभ बच्चन एक फिल्म में तो सुपर हिट होते हैं और दूसरी फिल्म में पिट जाते हैं, क्योंकि वहाँ कहानी होती है, वहाँ डायरेक्टर होता है, वहाँ जो है प्रपोजल बनाया जाता है। तो उनको तो क्या है, ठीक है, उनको भी तो पैसा कमाना है ना, वो तो बिजनेस करने बैठे हैं। उनको थोड़ी लगा कि भैया ठीक है आप नहीं बनाओ, मत बनाओ, घर तो बैठेंगे नहीं, उनको तो पैसा कमाना है। अच्छा, ये फिल्मों में थोड़ा सा, मैं चूँकि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ
तो कुछ तो फिल्मों में राजनीति का कितना प्रभाव पड़ता है, फिल्म मेकिंग में और फिल्म के गीत लिखने में, जो भी फिल्म की विधा है, जो राजनीतिक परिदृश्य होता है देश का, उसका कितना प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली। मैंने अभी आपको विलेन की बात बताई ना कि लोग क्यों नेताओं को विलेन बनाने लगे, क्योंकि उसी का असर उन पे हुआ ना। क्योंकि जिस तरह के पॉलिटिशियन आने लगे और जिस तरह की वो बातें करते हैं और जिस तरह से पार्टी बदलते रहते हैं और जिस तरह से अभी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, बीजेपी में गए तो बीजेपी के हो गए, बीजेपी से निकले तो कांग्रेस के हो गए। अरे भाई, कोई ज़मीर है आपका कि नहीं? कोई वजूद है कि नहीं? कोई विचार है? कोई विचार है कि नहीं? कुछ नहीं, केवल वोट की और मतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को क्या दिखाया जाएगा? क्यों नहीं वल्लभ भाई पटेल के बारे में कोई ऐसा दिखा दे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग उस ज़माने में उन पे जब वो उस तरह की फिल्में बनती थी तो उनका कैरेक्टर वही दिखाया जाता था ना जो थे वो। अब के जो लोग जिस तरह के हैं उनको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे वो? तो ये जो विचारधाराएं हैं, चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा हो, चाहे बीजेपी की विचारधारा हो या और पार्टियों की, उसका भी असर लेखन और उस पर पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है। मैंने बोला ना, समाज जो है उसका आईना है ना। वो समाज की बातों से ही तो वो कहानी पैदा, किरदार पैदा करते हैं। रचनात्मकता तो प्रभावित होती है। डेफिनेटली प्रभावित होती है सर, प्रभावित होगी ना। देखिए, रचनात्मकता तब प्रभावित होती है क्योंकि वो जो रचनाकार हैं वो इसी परिवेश से निकले हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो ओछापन, वो गंदगी उनकी राइटिंग में नज़र आएगी आपको। क्योंकि अगर उस दौर के जो राइटर हुआ करते थे वो इन चीज़ों से दूर होते थे, वो एक कहानी पे काम करते थे। उनको कोई एजेंडे वाली फिल्म नहीं बनानी होती थी, उनका कोई पॉलिटिकल उससे एजेंडा नहीं होता था। वो फिल्म के लिए बनाते थे, इसीलिए वो उनमें आलोचना भी होती थी। हाँ, अब देखिए, वो मनोज कुमार की रोटी कपड़ा मकान बनी, तब उस फिल्म में कहा कि महंगाई मार गई। बिल्कुल 70 के दशक की फिल्म भाई, उन्होंने वो बात कही जो उस दौर में चल रही थी और सच्चाई उन्होंने कही। वो ये नहीं था कि भाई अरे लिखूंगा तो गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी, कुछ नहीं। भैया ये सच है, इसको स्वीकार करो। मैं तो कहूँगा जो सच है बोल लूँगा। अच्छा, ये बताइए, हर व्यक्ति का कोई आइकॉन होता है, कोई प्रेरणा पुरुष होता है राजनीति में, कला में। आपका गीतकार के रूप में आपका आइकॉन कौन है? आप वैसे तो पिताजी आपके अपने आप में डेफिनेटली आइकॉन है, लेकिन उनके आगे तो मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं विनोद जी। वो मेरे गुरु भी थे, पिता भी थे, मार्गदर्शक भी थे, दोस्त भी थे। मगर मैं मुरीद रहा हूँ शुरू से आनंद बख्शी और मजरू सुल्तानपुरी का, क्योंकि बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा गाने इनके सुने हैं। जब मैं स्कूल से कॉलेज में जब जवानी की दहलीज पे मैं पाँव रख रहा था ना, तो मुझे चारों तरफ ये दो राइटरों का नाम सुनाई पड़े, आनंद बख्शी, मजरू सुल्तान। तो उनके गाने सुन सुन के मेरी जहन में वो चीज़ें ऐसी जब्त हो गई कि जब मैं लिखने लगा तो उनका प्रभाव बहुत दिखने लगा। उससे एक बड़ा उस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि लोग जो मेरे पर आरोप लगाना चाहते थे या कंपेयर करना चाहते थे पिताजी के साथ, उससे मैं निकल गया। क्योंकि उनको लगा नहीं अरे अनजान जी की तो इसमें झलक ही नहीं। वो मैंने जानबूझ के भी किया। पिताजी भी ने कहा, पिता ने बोला कि बेटा मेरी तरफ कभी बेंट मत होना, तुम मुझसे टेक्निकल चीजें सीख लो, मुझसे शिक्षा ले लो, मगर तुम अगर लिखोगे और छाया से मुक्त हो जाओगे। तो उसके लिए मैं इन दो गीतकारों को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। सब ने बहुत अच्छा लिखा है, साहिर साहब, शैलेंद्र जावेद साहब, गुलजार साहब, सब बहुत अच्छा लिखते हैं। बट हर आदमी का अपना एक फेवरेट होता है। तो मेरी पर्सनल जो आपके पिताजी के बारे में, जैसे हम लोग बचपन में रेडियो में सुनते थे गीतकार अनजान, तो हमें लगता था उस वक्त बच्चे थे कि शायद इस गीतकार का नाम नहीं पता होगा, तो इसलिए आकाशवाणी वाले कह देते हैं अनजान। अरे बड़ा कमाल का किस्सा। अमीन सयानी के पास पापा के 2 एल्बम गए, तो वो रेडियो पे गाना सुनते थे, तो अमीन साहब गीतकार का नाम ही नहीं बताएं। तो पापा को लगा यार अमीन साहब को मेरे से कोई दुश्मनी है भाई। और उस जमाने में अमीन साहब का बहुत बड़ा नाम, अमीन सयानी मतलब अल्टीमेट थे। तो एक दिन वो उनका बिना का गीतमाला, तो एक बार फ़ोन करके मिले, बोले अमीन साहब मैं आपसे, अरे आइए। उनको फिर भी उस नाम से नहीं, उनको नाम पता ही नहीं था। फिर गए तो उन्होंने बोला सर हमारे आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। बोले नहीं, क्यों, क्या हुआ आपको? बोले आप मेरे गानों पे मेरा नाम ही नहीं लेते। बोले यार पहले तो तुम बता दो तुम्हारा नाम है क्या? तो बोले मेरा नाम अनजान। अरे बाप रे बाप। मैंने सारी यार अनजान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मगर अच्छा अब तुम आ ही गए हो और मैं तुमसे बात कर ही रहा हूँ, तो तुम मुझे एक बात बताओ यार, तुमने ये कौन सा नाम चुन लिया अनजान?
तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था विनोद जी। उन्होंने बोला देखिए अमीन साहब, अनजान का दो मतलब होता है। एक अनजान का मतलब ये होता है जो पूरी दुनिया जिससे अनजान है, वो कोई उसको जानती नहीं। एक अनजान का मतलब वो है कि जो दुनिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं, बेचारा बड़ा अनजान है, उसको कुछ मालूम ही नहीं। और मैंने इसीलिए नाम रखा कि मैं दो चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, कि लोग मुझे जाने, मेरा नाम मशहूर हो तो लोगों को लगे कि यार अब अनजान अनजान नहीं रह गया। और दूसरा ये कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर अपने को कैसे बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानूँ, कैसे उनसे जो अजनबियत है उससे मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बोला अनजान, अब मैं मान गया भाई कि तुमने नाम बहुत सोच समझ के रखा है, अब देखना। मैं तो एक आध बार रेडियो पे बोलते थे कि ये वही अनजान है जिनको मैं सचमुच में कभी अनजान समझता था, और आज ये नाम जो अनजान है ये अब किसी नाम का मोहताज नहीं है। आपको कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं हुई? विनोद जी, कई बार मुझे कुछ उस तरह के ऑफर मिले थे, बट मैं सही मायने में अगर मैं पूछे ना तो मैं दुनिया में कुछ भी बन सकता हूँ, मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि हम लोग एक अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं, और हमारा जो बेस है वो क्रिएटिव काम का है। मैं उसको दूषित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब जो राजनीति जो देखता हूँ और जो राजनीतिज्ञों को देखता हूँ ना, तो अंदर से बहुत तकलीफ होती है कि यार ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं वहाँ जाके, क्यों कर रहे हैं। भाई कभी जनता के दुख दर्द के बारे में भी बात करो यार, और अगर बात कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एजेंडा है, बिना एजेंडे के कोई बात होती नहीं। वो सब जो फालतू बातें करते हैं लोग कि भैया ये आजकल जो है ही स्टार का बेटा ही स्टार बनेगा। अरे भाई नेपोटिज्म की आप बताइए, मुकेश अंबानी का बेटा क्या बनेगा? डांसर बनेगा? अरे भाई अगर मैं अनजान का बेटा हूँ, उनके ब्लड मेरे अंदर हैं और मैं कविता लिख सकता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? ये जनता पे छोड़ दीजिए। हाँ, वो डिसाइड करे ना कि भैया अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो आप स्वीकार नहीं तो नहीं होगी। कितने बच्चे आए गीत नहीं बने। अब सुनील गावस्कर के बेटा क्रिकेटर रोहन गावस्कर उतना अच्छा नहीं बन पाया। भाई पॉलिटिक्स में जबरदस्ती जो ये समाज परिवारवाद और ये सब जो चलता है, उसमें भी बाहर कितने लोग आते हैं? वही लोग बाहर निकल के आते हैं जो कैपेबल हैं। जनता उनको चुनती है, चाहे नहीं तो जनता उठा के फेंक देती है। तो मेरा पॉलिटिक्स से कभी कोई लगाव रहा नहीं। मुझे बनारस जाना होता है भैया? अरे जाना मतलब, मुझे अगर आप सच पूछे ना विनोद जी, और मुझे ये मौका मिल जाए तो मैं मुंबई कभी भी छोड़ दूं। इतना मैं अटैच्ड हूँ बनारस से और गंगा से। मेरे पिता ने तो गंगा के ऊपर ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं विनोद जी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, फिर खई के पान बनारस वाला, मैं छोरा गंगा किनारे वाला। और एक गाना उनका रोमांटिक गाना था कि गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा मन सजन तेरी दो अखियन में। फिर उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, गंगा की वही मैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। उन्होंने किताब ज़िंदगी में एक ही किताब लिखी है और उसका नाम है मैं गंगा तट का बंजारा। अरे वाह! तो हमारी तो पूरी पीढ़ी जो है, ऐसा लगता है हम लोग गंगा पुत्र हैं, कहीं माँ गंगा का और बाबा विश्वनाथ का, संकट मोचन का। वैसे बनारस के प्रभाव है कि बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई बजाते हैं गंगा किनारे, भाई बनारसी गंगा पे लिखते हैं। भाई वहाँ पे जात धर्म मजहब और इन पे कोई बात करते ही नहीं। वहाँ सब शिव की भांग खा के मलंग हैं, सब अपनी दुनिया में है। वही है बनारस, अलग ही है बनारस की तुलना कहीं किसी से नहीं की जा सकती। वो इतना प्राचीन और प्रासंगिक शहर है कि उसमें जो खो गया, जो उसने जी लिया। बनारसी दुनिया के अमेरिका चला जाए कि अफ्रीका चला जाए, बनारस उसमें से कभी नहीं निकलेगा। वो मलंगता, वो मस्ती वो उसकी बनी रहेगी। तो नए गीतकारों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए भैया, नए गीतकार बहुत टैलेंटेड है, अच्छा लिखते हैं, मगर उनका दुर्भाग्य है कि उनको वो कहानियाँ नहीं मिल रही हैं, वो डायरेक्टर नहीं मिल रहे हैं जहां वो अपना बेस्ट दे पाएँ। हम लोग भाग्यशाली थे कि हमको अच्छे डायरेक्टर मिल गए, अच्छे प्रोड्यूसर मिले, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर मिल गए। तो अब क्या है, अच्छा वातावरण मिल गया। उनके बदलाव के दौर में हैं, चीज़ें बदल रही हैं, टेक्निक बदल रही है, बेचारे हैरान परेशान हैं कि क्या करें। अब ये नहीं समझ में आता लिखते वक्त कि क्या लिखें।
हमारे यहाँ बड़ा क्लियर ये था कि ये रंग का म्यूजिक चल रहा है, यही लिखना है। आज पता चला वो डिस्को भी चल रहा है, रैप भी चल रहा है, रोमांटिक भी चल रहा है, फोक भी चल रहा है और डांस ट्रैक भी चल रहा है। अरे भाई मगर हम फ्यूजन भी है, फ्यूजन भी है, रिक्रिएशन भी हो रहा है, तो करें तो क्या करें। तो बड़ा बिखरा हुआ माहौल है अभी, यही चुनौती सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी चुनौती है उनकी। चलिए समीर साहब, आपने बहुत वक्त निकाला, इतनी देर हमसे बात की, और आपका बहुत बहुत एक बार फिर से दिल से आभार। ये थे समीर अंजान साहब, जाने माने गीतकार और चौथी पीढ़ी जो कलाकारों की, निर्देशकों की मुंबई में है, उसके साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 45 वर्षों के अपने लंबे इस सफ़र में उन्होंने समय के हिसाब से, पीढ़ी के हिसाब से अपने को बदला, और इसीलिए आज भी वो प्रासंगिक बने हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं समीर साहब आपको कि आप आगे भी इस तरह लिखते रहें, और हम सब का मतलब उन गीतों से मनोरंजन भी होगा और हमें एक संदेश भी मिलेगा जो कि आपके गीतों में रहता है। बिल्कुल विनोद जी, और मैं अमर उजाला और उनकी पूरी टीम को, आपकी टीम को बधाई देता हूं। और आपका पेपर बहुत अच्छा लिखता है, बहुत ऐसा कुछ लिखता है जो पढ़ने लायक होता है। आजकल बहुत कम पेपर्स हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका अखबार आगे आगे और आगे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो नमस्कार दर्शकों, मुझे इजाज़त दीजिए विनोद अग्निहोत्री को। अगले हफ्ते, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ। फिर होगी एक दिलचस्प बातचीत। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।